हाँ, तो हम लोग आईएफएस का यूनिट 2 करेंगे आज, जिसका नाम है मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। तो बेसिकली देखो, आईएफएस का मतलब हम लोग क्या पढ़े थे कि हम लोगों का फिनेंशियल सिस्टम क्या होता है। यूनिट 1 में ये पढ़े थे कि हमारा फिनेंशियल सिस्टम क्या होता है, कि हम लोगों के पास एक इन्वेस्टर होता है और एक होता है जिसको फंड चाहिए, फंड सीकर। तो बेसिकली एक के पास पैसा ज्यादा है जिसको हम लोग सरप्लस कहते थे, जिसके पास पैसा बहुत है। और एक आदमी है जिसके पास पैसा नहीं है, डेफिसिट है। डेफिसिट मतलब पैसा नहीं है, पैसा चाहिए। तो इन्वेस्टर के पास ज्यादा पैसा होता है, तो वो फिनेंशियल सिस्टम में रहकर क्या करता है, फिनेंशियल इंटरमीडियरी में जाकर पैसा रख देता है। फिनेंशियल इंटरमीडियरी हम लोगों ने कहा था बैंक को। फिनेंशियल इंटरमीडियरी बैंक को कहते हैं। तो जिसके पास बहुत पैसा होता है वो जाकर बैंक में पैसा रख देता है, सेव कर देता है। और जिसको पैसा चाहिए वो यहाँ से लोन ले लेता है। तो बेसिकली इससे बैंक लेता है, सोचो 10%, क्योंकि लोन दिया है तो इंटरेस्ट मिलेगा बैंक को। और बैंक सेविंग अकाउंट पे सोचो देता है 5%। तो बैंक को 5% का फायदा हो जाता है, क्योंकि ले रहा है 10%। सेविंग पे हम लोगों को इंटरेस्ट मिलता है, तो बैंक देता है 5%। तो बैंक को 5% का प्रॉफिट हो जाता है। तो यही पूरा ये जो सिस्टम चल रहा है, इस सिस्टम को हम लोग फिनेंशियल सिस्टम कहते हैं। और इंडिया का है इसलिए इंडियन फिनेंशियल सिस्टम। तो ये पूरा ही टॉपिक सिर्फ यूनिट 1 में था। अब हम लोग पढ़ रहे थे, एक और चीज पढ़े थे, फिनेंशियल मार्केट। तो फिनेंशियल मार्केट क्या होता है? देखो, फिनेंशियल इंटरमीडियरी सिर्फ अकेला, फिनेंशियल इंटरमीडियरी में अकेला बैंक नहीं है। फिनेंशियल इंटरमीडियरी के अंदर फिनेंशियल मार्केट भी आता है। मतलब हर आदमी अपना पैसा जाके बैंक में नहीं रखता है। कुछ लोग अपना पैसा फिनेंशियल मार्केट में भी डालते हैं। इन्वेस्टर लोग के पास अगर ज्यादा पैसा होता है, मतलब सेवर के पास, सोचो आज मेरे पास ज्यादा पैसा है, तो हम सारे पैसे को जाके बैंक में नहीं रखेंगे। कुछ पैसे को जाके हम फिनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट कर देंगे। अब यही पढ़ना है कि फिनेंशियल मार्केट क्या होता है, जो यूनिट 2 में पढ़ाया जा रहा है। फिनेंशियल मार्केट दो पार्ट में बांटा गया है, एक मनी मार्केट, एक कैपिटल मार्केट। स्टूडेंट को कंफ्यूजन यही रहता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों होता क्या है। देखो, दोनों जगह पे हम लोग पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोनों जगह से ही हम लोग पैसा लोन भी ले सकते हैं। जैसे बैंक में ही हम लोग पैसा जमा भी करते हैं, और दूसरा आदमी आके बैंक से ही लोन लेता है। तो बैंक का काम क्या है? एक्सेप्ट डिपॉजिट, मतलब डिपॉजिट किसी का एक्सेप्ट कर लो, एंड प्रोवाइड लोन, और दूसरों को लोन दे दो। जैसे बैंक का ये काम है, वैसे फिनेंशियल मार्केट का यही काम है। वो क्या करता है, सोचो तुम्हारे पास ज्यादा पैसा है, तुमने जाके इसमें इन्वेस्ट कर दिया। अभी ये इन्वेस्ट कर कैसे, बैंक में पता है कैसे सेव करते हैं। एक बैंक अकाउंट खोलते हैं जिसमें जाकर हम अपना पैसा रखते रहते हैं। कभी मेरे पास 10,000 है, कभी मेरे पास 12,000 है, हम जाके बैंक में सिंपली पैसा डिपॉजिट कर देते हैं। बट फिनेंशियल मार्केट में हम पैसा कैसे रखें, कैसे डिपॉजिट करें? तो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट दो मार्केट में डिवाइड है। तो ये मार्केट का मतलब क्या है? देखो, सिंपल मतलब बताएं तो अगर मेरे को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, तो हम इसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे। जैसे सोचो, मेरे पास अभी सोचो एक्स्ट्रा 1 लाख पड़ा हुआ है, मेरे पास 1 लाख रुपया है। पर मेरे को वो पैसा 10 मंथ्स के बाद मेरे बच्चे के एडुकेशन के लिए चाहिए। अभी 10 महीना मेरे पास कोई काम नहीं है, 1 लाख का मेरे को कोई काम नहीं है। बट 10 महीने, मतलब 10th मंथ में जब 10वां महीना आएगा, तो मेरे को उस रुपए का जरूरत पड़ेगा। तो हम 10 महीने के लिए पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें? बैंक 10 महीने के लिए तो कहीं पैसा रखने नहीं देगा। कम से कम 1 साल का एफडी कराना पड़ेगा, जिसको फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। तो हम 10 महीने के लिए पैसा कहाँ रखें? अगर तुम लोग बोलोगे मैम बैंक में जाके सेविंग अकाउंट में रख लीजिए, तो अगर सेविंग अकाउंट में हम पैसा रखेंगे तो मेरे से खर्च हो जाएगा ना, क्योंकि वो जब भी निकालने दे देता है, जब निकालने का मन करे वो निकालने दे देता है। तो ऐसे तो मेरा पैसा जमा नहीं होगा।
तो हम क्या करेंगे, जाके मनी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर देंगे। मनी मार्केट में पैसा शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के लिए मिलता है। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है लेस देन 1 ईयर। हमेशा याद रखना, शॉर्ट टर्म का मतलब ही होता है फॉर लेस देन 1 ईयर। और कैपिटल मार्केट में अगर कोई पैसा रखता है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए रखता है। सोचो, मेरे को 10 साल के बाद एक घर खरीदना है, तो हमको 10 साल तक पैसा इन्वेस्ट करना है। तब हम पैसा जाके कहाँ रखेंगे? हर आदमी दुनिया का बैंक में जाके तो नहीं रख लेगा, कैपिटल मार्केट में हम पैसा रखेंगे। तो ये होता है मोर देन 1 ईयर के लिए। तो पहला डिफरेंस यही है कि मनी मार्केट इज फॉर शॉर्ट टर्म एंड कैपिटल मार्केट इज फॉर लॉन्ग टर्म। दूसरा डिफरेंस क्या है? इसका लिक्विडिटी ज्यादा होता है। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? जल्दी से पैसा में कन्वर्ट कर पाना। इसमें हम 10 महीने में, 9 महीने में, 6 महीने में हम अपना पैसा को निकाल सकते हैं। इसमें रिजिडिटी होता है, मतलब इतना जल्दी पैसा नहीं निकाल सकते, थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। इसमें इसका एग्जाम्पल क्या होता है? हाँ, तो वो सब अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे पूरा। तो मनी मार्केट क्या है हम लोग समझ गए, जहां पे जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। अब मनी मार्केट का अच्छा, तो मनी मार्केट में कौन कौन पार्टिसिपेंट्स होते हैं? पार्टिसिपेंट मतलब, देखो हम लोग जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो कोई तो लेता होगा ना। जैसे बैंक में हम पैसा रखते हैं तो वो वैसा कोई तो लोन की तरह लेता है। तो वैसे ही हम मनी मार्केट में जब पैसा रखते हैं तो पैसा रखा नहीं रहता है मनी मार्केट में, उसको कोई लेता है। तो इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन कौन मनी मार्केट में पैसा रख सकता है और पैसा ले सकता है? कौन कौन इसमें पार्टिसिपेंट है? गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक हम लोग को पता है आरबीआई। कोई भी कमर्शियल बैंक मतलब जितना बैंक हम लोग सुनते हैं, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, जितना भी बैंक हम लोग सुनते हैं सब कमर्शियल बैंक है। उसके बाद कोई बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे डीलर्स और बहुत सारा फॉरेन इंस्टीट्यूशन भी। तो ये सब इसमें रोल प्ले करते हैं, सबका इसमें कोई ना कोई रोल है। ठीक है, तो गवर्नमेंट, अच्छा किसका क्या रोल है वो थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, अब जो ये मनी मार्केट होता है ये डेवलप्ड भी होता है। डेवलप्ड ये कब माना जाता है? देखो, मनी मार्केट ऑर्गेनाइज्ड भी होता है, अनऑर्गेनाइज्ड भी होता है। मतलब डेवलप्ड भी होता है और ऐसा भी होता है कि डेवलप्ड नहीं है अभी ज्यादा। दो टाइप का मनी मार्केट है। तो जो डेवलप्ड मनी मार्केट है, अच्छा रुको, हाँ, तो मनी मार्केट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, एक अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। ये ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट क्या होता है? देखो, ऑर्गेनाइज्ड वो होता है जिसमें आरबीआई कंट्रोल करे, जिसमें आरबीआई पार्टिसिपेंट बनता है। जो हम बताए पार्टिसिपेंट है, जिसमें आरबीआई है, जिसमें एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये लोग जिसमें होते हैं, जिसमें कमर्शियल बैंक होते हैं। कमर्शियल बैंक भी हमको पता है, रास्ते में जितना बैंक नजर आता है ऑल आर कमर्शियल बैंक। फिर जिसमें डेवलपमेंट बैंक होता है, डेवलपमेंट बैंक। फिर जिसमें एक्सचेंज बैंक होता है, जिसमें कोऑपरेटिव बैंक है, एग्रीकल्चरल बैंक हो। तो ये सारे बैंक जिसमें आते हैं वो लोग ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट है। मतलब अगर हम ये सब बैंक में जाकर मनी मार्केट में इन्वेस्ट करें तो हम ऑर्गेनाइज्ड जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अनऑर्गेनाइज्ड जगह पे अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम कहाँ जाएंगे? तो हम इंडिजीनियस बैंकर के पास जाएंगे। इंडिजीनियस बैंकर के पास। इंडिजीनियस बैंकर कौन होते हैं? जो लोग रूरल एरियाज में बैंक खोलते हैं। रूरल एरिया में जो लोग बैंक खोलते हैं, और ये लोग का प्राइवेट होता है, ये लोग प्राइवेट होते हैं। इन लोगों को ना आरबीआई कंट्रोल नहीं करता। ये लोग प्राइवेट लोग होते हैं। ये लोग आउटसाइड द
कंट्रोल ऑफ आरबीआई होता है। इन लोगों का आरबीआई, जैसे हम लोग जानते हैं ना, सारे बैंक्स को आरबीआई कंट्रोल करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो एक ट्रस्ट होता है वो सारे बैंक्स पे कि अरे हम अपना आईसीआई में पैसा रखे हैं, मनी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं आईसीआई के थ्रू, तो मेरा पैसा सेफ ही होगा। एक सेफ्टी का एश्योरेंस होता है जहां आरबीआई का नाम आ जाता है या एसबीआई का नाम आ जाता है। बट इंडिजीनियस बैंक्स में कोई भी आरबीआई कंट्रोल नहीं करता है, पूरा पूरी अपने ऊपर रखकर जमा करो, जो करना है अपने भरोसे पे करो। ये लोग प्राइवेट होते हैं। या फिर एक तो ये दूसरे होते हैं अनरजिस्टर्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब बैंक और नॉन बैंक में अंतर क्या है? बैंक तो बहुत कुछ करता है ना, लोन ले देता है, पैसा डिपॉजिट करने देता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डिस्काउंट करने देता है, बहुत बैंक का चेक का फैसिलिटी होता है, हम एफडी कर सकते हैं, हम म्यूचुअल फंड कर सकते हैं, हम शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत सारे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देते हैं कि मेरा टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर देना, मेरा रेंट पे कर देना। फिर हम यूपीआई यूज करते हैं, जो जीपे फोन पे कर रहे हैं, बहुत सारा काम है जो बैंक से हम लोग करते हैं। बट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंक क्या करता है? सिर्फ डिपॉजिट लेता है और लोन देता है, ये और कुछ नहीं करता। इसमें कोई चेक फैसिलिटी नहीं होता, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ये काम नहीं करता, मतलब बैंक का ये कोई भी फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करेगा। बैंक लॉकर फैसिलिटी भी देता है, ये कोई कुछ नहीं देगा, ये सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा और लोन देगा। डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करने के लिए कोई फिक्स डिपॉजिट ये सब नहीं, सिंपली सेविंग अकाउंट, पैसा इसमें जमा कर दो, ये लोन दे देगा, ये और कुछ भी नहीं करेगा। इसलिए इसको नॉन बैंकिंग बोलते हैं, नॉन बैंकिंग। तो ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी रजिस्टर्ड होते हैं, बट अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में अनरजिस्टर्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। मतलब ये जो नॉन बैंकिंग है ये भी रजिस्टर्ड नहीं होता है। मतलब इसमें दो टाइप के लोग आते हैं, इंडिजीनियस और अनरजिस्टर्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसमें भी कुछ लोग इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि ये लोग ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं नॉर्मल बैंक के तुलना में, इसलिए कुछ लोग जल्दी ज्यादा कमाने के लिए इसमें जाते हैं। ऐसा नहीं है हमेशा पैसा डूब जाता है, बट ये पूरा पूरी अपने ऊपर है, आरबीआई इसका जिम्मेदारी नहीं लेता। तो बेसिकली एग्जाम में लिखने के लिए आता है डिफरेंस बिटवीन अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट एंड ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। तो अभी हम लोग देखें कि तो ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट और अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में क्या डिफरेंस रहेगा? पहला ये डिफरेंस रहेगा कि इसमें जितना भी ट्रांजैक्शन होता है वो नॉर्म्स के हिसाब से होता है। नॉर्म्स मतलब रूल्स के हिसाब से होता है। इसमें नो रूल्स, इसमें किसी का कोई रूल नहीं है। दूसरा क्या है, इसके पार्टिसिपेंट कौन रहते हैं? इसके पार्टिसिपेंट्स का लिस्ट अभी हम लोग पीछे पढ़े, तो पार्टिसिपेंट इसके अलग है, इसके अलग है। तीसरा इंटरेस्ट रेट, इसका इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा कम होता है, बट इसमें इंटरेस्ट रेट हाई होता है, इसीलिए लोग हाई इंटरेस्ट के लालच में इसमें चले जाते हैं। कोऑर्डिनेशन, इसमें कोऑर्डिनेशन बहुत स्ट्रांग होता है, इसमें कोऑर्डिनेशन इतना स्ट्रांग नहीं होता है, इसमें नो कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन किस चीज से? बैंक का और जैसे आरबीआई का और आईसीआईसीआई का अच्छा कोऑर्डिनेशन है, मतलब जो आरबीआई बोलेगा आईसीआई वही करेगा, और आरबीआई वही बोलेगा जो बैंक के लिए और हमारे लिए पब्लिक के लिए अच्छा है। बट इन लोगों के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, लोग सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं। तुमको कितना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ रहा है ये लोग नहीं सोचते। फिर कंट्रोल, इसका कंट्रोल सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी के पास होता है, सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी के पास होता है। इसका कोई कंट्रोल नहीं होता है, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा होता है, प्राइवेट है, हमको जैसे मन करेगा हम अपना वैसे डील करेंगे। फिर इंस्ट्रूमेंट, इसमें इसमें कौन क्या क्या इंस्ट्रूमेंट आता है? इंस्ट्रूमेंट मतलब कागज, पेपर। कौन कौन सा इसमें पेपर आता है जो हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं? इसमें ट्रेजरी बिल आता है, इसी को एक एक करके पढ़ेंगे। इसमें ट्रेजरी बिल आता है, कमर्शियल बिल आता है,
इसमें कॉल लोन्स आता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, ये सब ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट का पार्ट है। ठीक है, बट इसमें क्या आता है, इसमें इसका इंस्ट्रूमेंट है इंडिजीनियस बिल्स एंड हुंडीज। इंडिजीनियस बिल कौन निकालता है वही इंडिजीनियस बैंकर, और अनरजिस्टर्ड एनबीएफआई क्या निकालता है, हुंडीज। तो इसमें से दो चीज आता है। सेवेंथ क्या है हम लोगों का, रजिस्ट्रेशन। ये रजिस्टर्ड रहता है हमारा स्टैट्यूटरी के अंदर, स्टैट्यूटरी मतलब हमारा लॉ स्टैट्यूट, और ये किसी के अंदर में रजिस्टर्ड नहीं होता है, नॉट रजिस्टर्ड। एट का अगर बात करें तो इसका वॉल्यूम, इसका जो वॉल्यूम है ट्रांजैक्शन का, वो पूरा पूरी मतलब वॉल्यूम मतलब जितना भी ट्रांजैक्शन होता है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, वॉल्यूम मतलब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, ये जो भी होता है उसमें पब्लिक का कॉन्फिडेंस होता है, इसमें पब्लिक का कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता है। नंबर 9, इसमें हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, इसमें नो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नंबर 10, इसमें हम लोगों का मार्केट का स्कोप बहुत वाइड है, मतलब कि बहुत दूर तक फैला हुआ है, इसका नैरो है, ये सिर्फ रूरल ये सब जगह पे फैला हुआ है ज्यादा, क्योंकि हम लोग थोड़ी जाके इन्वेस्ट करेंगे अभी, तो ये बहुत नैरो है, बहुत कम लोग इसमें पैसा लगाते हैं, इसमें सभी कोई पैसा लगाता है। 11th का अगर बात करें तो सिक्योरिटी, इसमें हम लोग को कोलैटरल सिक्योरिटी लगता है लोन लेने के लिए। कोलैटरल सिक्योरिटी मतलब मॉर्गेज, अगर यहाँ से हम लोग को लोन लेना है तो हम लोग को कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, पर यहाँ पे हम लोगों को पर्सनल सिक्योरिटी मतलब कोलैटरल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा सामान लेता है जिसका हम लोग को जरूरत नहीं है उतना, जैसे अगर हम लोग को अभी लोन चाहिए तो हम लोग के पास सोचिए एक एक्स्ट्रा घर पड़ा हुआ है, हम लोग वो लोन दे के ले लेंगे, पर यहाँ पे वो लोग पर्सनल सिक्योरिटी ले लेता है इंसान का, जिस घर में रह रहा है उसी घर को ले लेता है मॉर्गेज में, मतलब मेरा जो ऑफिस है उसी को ले लेता है मॉर्गेज में। तो इसमें कोई, अगर नेचर का बात करें तो ये बहुत फॉर्मल मार्केट है। फॉर्मल चीज क्या होता है, जिसमें बहुत रूल्स होता है उसको हम लोग फॉर्मल कहते हैं, और ये बहुत इनफॉर्मल मार्केट है, कोई रूल वूल नहीं है, इनफॉर्मल नेचर है इसका। तो ये सारा डिफरेंस है ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट का और अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट का। पर मनी मार्केट का बुराई क्या है, मनी मार्केट बुरा क्यों है, मतलब जो लोग कैपिटल मार्केट में जाके इन्वेस्ट करते हैं डेफिनेटली उन्हें मनी मार्केट अच्छा नहीं लगता होगा। तो हर आदमी तो जाके मनी मार्केट से पैसा नहीं लगाता है, कुछ लोग कैपिटल मार्केट में लगाते हैं। उन लोगों को मनी मार्केट में क्या बुराई नजर आता है, मनी मार्केट में बहुत सारा ऐसा चीज है जो अभी तक अनऑर्गेनाइज्ड है। मतलब मनी मार्केट का डिसएडवांटेज क्या है, मनी मार्केट में ऐसा अभी भी बहुत कुछ है जो अनऑर्गेनाइज्ड है, जिसे ऑर्गेनाइज नहीं किया गया है। तो बेसिकली इसमें अनऑर्गेनाइज चीजें हैं, जिससे अच्छा, दूसरा, इसमें अभी भी बहुत इंटीग्रेशन नहीं है। इंटीग्रेशन नहीं है मतलब अभी इसमें तालमेल ज्यादा नहीं बैठा है, मार्केट बहुत लिमिटेड है। कितने लोगों ने ट्रेजरी बिल का नाम सुना है, कितने लोगों ने कमर्शियल बिल का नाम सुना है, तो मतलब ज्यादा इंटीग्रेट नहीं हो पाया, मार्केट में ज्यादा मिल नहीं पाया है मार्केट से, तभी तो हम लोग नहीं जानते हैं। आज हम लोग को शेयर्स पता है, डिबेंचर पता है, बॉन्ड पता है, पर ट्रेजरी बिल नहीं। अच्छा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पता है, प्रोमिसरी नोट पता है, पर ट्रेजरी बिल नहीं पता, कमर्शियल बिल नहीं पता, कॉल लोन नहीं पता। तो ये हर आदमी को भी पता नहीं है, क्यों, क्योंकि इतना अभी थोड़ा अनऑर्गेनाइज्ड है, इतना फेमस नहीं हुआ है, इंटीग्रेट नहीं हुआ है। फिर लैक ऑफ फिनेंशियल लैक ऑफ फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, मतलब फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में लोग अभी जानते नहीं है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में लोग अभी जानते नहीं है। इंटरेस्ट रेट बहुत मल्टीपल है, मल्टीपल इंटरेस्ट रेट मतलब, मल्टीपल इंटरेस्ट रेट है मतलब हर अलग अलग चीज के लिए अलग अलग इंटरेस्ट रेट है, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट के लिए अलग, अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट के लिए अलग, तो बहुत कंफ्यूजिंग है। फिर लैक ऑफ प्रॉपर बिल मार्केट, प्रॉपर बिल मार्केट नहीं है क्योंकि इतना अभी फेमस नहीं हुआ है, इसलिए बिल मार्केट अभी प्रॉपर नहीं बना है।
तो नो प्रॉपर बिल मार्किंग। तो ऐसा करके इसमें भी बहुत सारा डिसएडवांटेज है। अच्छा, तो अब हम लोग एक एक करके ये सारे बिल को, ये सारे इंस्ट्रूमेंट को समझेंगे कि ये सारे इंस्ट्रूमेंट है क्या। देखो, है तो ये सब मनी मार्केट का ही पार्ट, ये हम लोग को समझ के रखना होगा, है ये सब मनी मार्केट, तो सभी कुछ शॉर्ट टर्म के लिए होगा, ये हमेशा याद रखना। तो ट्रेजरी बिल है क्या? ट्रेजरी बिल को ही हम लोग कमर्शियल बिल कहते हैं। बहुत बार स्टूडेंट पढ़ के जाता है ट्रेजरी बिल, एग्जाम में आ जाता है कमर्शियल बिल, फिर वो कहता है कि कमर्शियल बिल तो वो पढ़ के नहीं गया था। तो याद रखना, ट्रेजरी बिल ही कमर्शियल बिल है। तो इसमें होता क्या है, जब गवर्नमेंट को लोन चाहिए होता है ना, ध्यान से समझो, जब गवर्नमेंट को लोन चाहिए होता है तो वो कैसे लोन लेगा? देखो, जब गवर्नमेंट को लोन चाहिए होता है तो वो आरबीआई से लोन लेता है। आरबीआई, गवर्नमेंट कभी कमर्शियल बैंक से जाके लोन नहीं लेता है, कमर्शियल बैंक से पब्लिक लोन लेता है, हम तुम लोन लेंगे। पर गवर्नमेंट को लोन चाहिए तो वो किससे लोन लेगा? वो जाके आरबीआई से लोन लेगा। अब क्या एक ही जगह है लोन लेने के लिए? नहीं। अगर गवर्नमेंट को आरबीआई से लोन लेने का मन नहीं है, तो जैसे पब्लिक शेयर इशू कर, कंपनी शेयर इशू करता है और पब्लिक खरीदता है, वैसे ही गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल इशू करता है। जिन जिन लोगों को गवर्नमेंट को लोन देने का मन है, वो जाकर वो ट्रेजरी बिल खरीद लेते हैं। सोचो, गवर्नमेंट ने ट्रेजरी बिल इशू किया है, जैसे शेयर इशू करते हैं वैसे ही ट्रेजरी बिल भी इशू होता है। तो ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट ने इशू किया, तुम दोनों को ट्रेजरी बिल में पैसा लगाने का मन है, क्योंकि तुम लोग को 4-5 महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, मनी मार्केट है, शॉर्ट टर्म है तो ये शॉर्ट टर्म, इतना याद रखना, ये है तो शॉर्ट टर्म। क्यों? क्योंकि मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, मनी मार्केट ही शॉर्ट टर्म का होता है, तो उसका इंस्ट्रूमेंट्स भी शॉर्ट टर्म का ही होगा। तो गवर्नमेंट ने इशू किया ट्रेजरी बिल, तुम लोगों को उसमें पैसा लगाने का मन है, तो तुम लोग जाके वो बिल खरीद लोगे, खरीद के अपने पास रख दोगे 3 महीना 4 महीना जितने का भी टाइम है, और गवर्नमेंट को पैसा दे दोगे। गवर्नमेंट को इस तरह तुम लोगों से लोन मिल गया। अब तो ये क्या है, ये शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के लिए है, अगर मेरे को शॉर्ट टर्म में ही पैसा वापस चाहिए तब हम लोग ट्रेजरी बिल खरीदते हैं। ये मार्केट में बेसिकली, इस मार्केट को, जिस मार्केट में जैसे शेयर जहां पे खरीद बेच होता है उसको शेयर मार्केट कहते हैं, तो जहां पे ट्रेजरी बिल खरीद बेच होता है उसको ट्रेजरी बिल मार्केट कहते हैं। जहां पे ट्रेजरी बिल खरीद बेच होगा उसको ट्रेजरी मार्केट कहते हैं। ये बिल कौन इशू करता है? गवर्नमेंट। मतलब क्या? गवर्नमेंट का यहाँ पे मतलब है आरबीआई। अगर आरबीआई को लोन चाहिए तो वो किससे लोन लेगा? गवर्नमेंट को लोन चाहिए तब तो वो आरबीआई से ले लेता है, आरबीआई को लोन चाहिए तो किससे लेगा? आरबीआई को लोन चाहिए तो वो ट्रेजरी बिल मार्केट से जाके लोन ले लेता है। ट्रेजरी बिल मार्केट में लोन लेता है मतलब ट्रेजरी बिल इशू कर देता है। जिन्हें पैसा एक्सेस पड़ा हुआ है, सरप्लस यूनिट है, वो इनमें जाके पैसा लगा देते हैं, ट्रेजरी बिल खरीद के रख लेते हैं, और बाद में जब पैसा पे ऑफ करने का, आरबीआई 3 महीना 4 महीने का बता देता है कि हम इसके बाद आपको पैसा पे कर देंगे। आरबीआई ट्रस्टेड जगह है, सबको पता है आरबीआई पैसा लेके भागेगा नहीं, तो हम लोग इसमें पैसा लगा देते हैं। तो सिंपली ट्रेजरी बिल का यही मतलब है। अब ट्रेजरी बिल भी बहुत टाइप का होता है, जैसे हम लोग पढ़े हैं ना, शेयर शेयर दो टाइप का होता है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। फिर प्रेफरेंस शेयर भी तो बहुत टाइप का होता है, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल। वैसे ट्रेजरी बिल भी बहुत टाइप का होता है, इसको शेयर टाइप का समझो तब समझ में आ जाएगा। तो टाइप्स ऑफ ट्रेजरी बिल क्या है? सबसे पहला है टैप ट्रेजरी बिल। टैप ट्रेजरी बिल क्या होता है? ये वो होता है जिसमें जो हम लोग खरीद जो पब्लिक खरीदता है ओरिजिनल प्राइस में, मतलब जब पब्लिक इसको परचेस करता है तब ओरिजिनल प्राइस पे परचेस करता है। ओरिजिनल प्राइस में मतलब से 10 रुपए में परचेस करता है, और जब पब्लिक को पैसा वापस मिलता है तो मतलब जब सोल्ड करेगा, जब इस कागज को बेचेंगे, सोचो मैं आरबीआई हूँ, तुम लोग पब्लिक हो, तुम लोग इसको परचेज कितने में कर रहे हो? 10 रुपए में, और जब 3 महीना 4 महीना बाद मेरे को बेचोगे तो करेंट मार्केट प्राइस में, सोचो करेंट मार्केट प्राइस है 50 रुपए, तो मेरे से तुमने खरीदा था 10 रुपए में, मतलब मुझे दिया था तुम लोगों ने 10 रुपए,
अब जब मेरे को बेच रहे हो तब 50 रुपए में, तो मैं तुम लोग को कितना दे रही हूँ, 50, तो तुम लोगों का 40 रुपीज प्रॉफिट हो गया। तो इसको कहते हैं हम लोग टैप ट्रेजरी बिल। दूसरा क्या होता है, रेगुलर ट्रेजरी बिल। रेगुलर ट्रेजरी बिल, इसका मतलब क्या होता है, ये वाला जब इशू होता है, देखो ये जब इशू हुआ था तो ओरिजिनल प्राइस में इशू हुआ था, पर ये जब इशू होता है तो ये ऑक्शन से या बिडिंग से इशू होता है, ऑक्शन से या फिर बिडिंग से। बिडिंग और ऑक्शन क्या होता है, जिसमें बोली लगता है कि 10 रुपए में हम बेचेंगे, तो तुम बोली मैं हम 12 रुपया, मौमिता बोली वो 16 रुपया, कोई और बोला 20 रुपया, और 20 रुपए से ऊपर कोई नहीं बोल रहा है, तो वो 20 रुपए में डन हो गया। तो वो आदमी को ये वाला बिल 20 रुपए में मेरे से खरीदना पड़ेगा। तो इसका जो परचेस प्राइस होता है वो बिडिंग अमाउंट होता है, जितने में बिड हुआ है उतने में उसको ये खरीदना पड़ता है। सोचो बिडिंग अमाउंट डिसाइड हुआ 20 रुपया, 20 रुपए वो लास्ट बोला, उससे ज्यादा कोई खरीदा नहीं, तो 20 रुपए पे डन हो गया। तुमने खरीद लिया मुझसे 20 रुपए में। अब इसको बेचोगे कहाँ, इसको बेचा जाता है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में मतलब, देखो ये टर्म को बताने के लिए हम थोड़ा सा दूसरी जगह जा रहे हैं। देखो मार्केट ना दो तरीके का होता है, अभी हम लोग पढ़े फाइनेंशियल मार्केट दो तरीके का होता है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। पर मनी मार्केट और दो तरीके का होता है, एक प्राइमरी मार्केट, एक सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या होता है, जहां भी जब कंपनी इशू करता है कोई चीज, तो हम डायरेक्टली कंपनी से खरीद रहे हैं। सोचो रिलायंस शेयर इशू कर रहा है और तुम लोग जाके डायरेक्टली रिलायंस से शेयर खरीद रहे हो, उसने पहली बार शेयर इशू किया है और तुम लोग पहली बार जाके रिलायंस से खरीद रहे हो, तो ये जो खरीद बेच हो रहा है ये प्राइमरी मार्केट में हो रहा है। तुम अब मौमिता ने रिलायंस से खरीदा, वो प्राइमरी मार्केट में कंपनी से डायरेक्टली खरीदा मौमिता ने, दिस इज प्राइमरी मार्केट। मौमिता से ये शेयर नेहा ने खरीदा, जब शेयर होल्डर से एक समान शेयर होल्डर खरीद रहा है तो वो सेकेंडरी मार्केट है। अब मौमिता नेहा से खरीद नेहा को बेच रही है, नेहा मेरे को बेच रही है, हम जाके किसी को बेच रहे हैं, तो ये जो पब्लिक एक दूसरे को बेच रहा है खरीद रहा है, दिस इज सेकेंडरी मार्केट। और जब कंपनी डायरेक्टली कंपनी से कोई खरीदता है तो प्राइमरी मार्केट। तो सेकेंडरी मार्केट क्या, एनएससी बीएससी, जो हम लोग बैठकर शेयर खरीदते बेचते रहते हैं कंप्यूटर से या मोबाइल से, वो हम लोग सेकेंडरी मार्केट पे कर रहे हैं, कंपनी से एनएससी बीएससी से नहीं खरीद सकते। तो जो हम लोग वो शेयर किसी के पास है, ऑनलाइन खरीद बेच जो हो रहा है, सब सेकेंडरी मार्केट है। तो वैसे रेगुलर ट्रेजरी बिल को परचेस तो बिडिंग अमाउंट पे करते हैं, पर सोल्ड करते हैं जितना मार्केट में उसका दाम होगा।